हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार कंप्यूटर टीचर के बेस्ट 50 एमसीक्यूज पर। तो कंप्यूटर का लेवल एग्जाम में बहुत आसान नहीं आएगा। आपको इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये लेवल कैसा रहेगा और आप आउट ऑफ 50 कितना स्कोर कर पाते हैं, ये आपको आज सीखने को मिलेगा। बहुत पेशेंस के साथ में करिएगा। बेस्ट 50 एमसीक्यूज हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लेवल लगभग लगभग एग्जाम में यही रहने वाला है। अगर यहां आपने बेटर स्कोर किया तो नो डाउट कि एग्जाम में भी आप बहुत बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एक बार चेक करते हैं अपना स्कोर, और स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि सर आउट ऑफ 50 इतना स्कोर किया है हमने इस पार्टिकुलर सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अगर आप कंप्यूटर टीचर के कोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, बिहार कंप्यूटर टीचर के कोर्स से, तो आप इस कोर्स से भी इनरोल कर सकते हैं। कोर्स से इनरोल करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको इस कोर्स में? लाइव क्लासेस डेली 8 PM पर, रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत सारी, कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को कवर करते हुए कंप्लीट सिलेबस यहां पर आपको मिलने वाला है। यानी इसको ज्वाइन करने के बाद फिर किसी दूसरी वीडियो या पीडीएफ या बुक को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बात करें इस कोर्स के बारे में तो यहां पर आपको वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, ये तीनों चीजें मिलेंगी, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जितने भी कंप्यूटर टीचर के एग्जाम अभी तक हुए हैं उन सब के सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर यहां पर मिलने वाले हैं। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। किसी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप कोर्स के रिगार्डिंग तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, प्रीवियस सेशन में यानी डे 10 में, क्योंकि आज है कुल मिला के डे 11, डे 10 तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पर बात करी। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1 से लेकर डे 10 तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, सारे सेशंस को देखा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स भी बना रहे होंगे आप। प्रीवियस सेशन में 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, तो पहले उन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज। कह रहा है जो नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं एक समय में वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और उनके एग्जीक्यूशन में लगा समय क्या कहलाता है? आउटपुट, थ्रूपुट, एफिशिएंसी, कैपेसिटी या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर था थ्रूपुट, यानी थ्रू पर यूनिट टाइम, दैट इज द करेक्ट वन। दूसरा क्वेश्चन, among the below order by queries which are correct one? हम जानते हैं एसक्यूएल में कई सारे क्लॉजेस हैं, सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग। इन सभी क्लॉजेस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ऑर्डर बाय का सही सीक्वेंस क्या है? ऑर्डर बाय का यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए किया जाता है, और इसका सही वे क्या है गाइस? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाय, बिल्कुल सही। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाय असेंडिंग, ये भी सही है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी आपके वैलिड हैं। और अगर आप ऑर्डर बाय के साथ में असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज नहीं करते तो आप जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो क्या था? अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स वेयर द लीनियर नोड इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड। डेटा स्ट्रक्चर में
पॉइंटर का इस्तेमाल कहां पर होता है? हम जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, लिंक्ड लिस्ट में पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। और लिंक्ड लिस्ट में नोड के दो हिस्से होते हैं, पहला डेटा और दूसरा पॉइंटर ऑफ द नेक्स्ट नोड या एड्रेस ऑफ द नोड। तो यानी आंसर क्या बनेगा गाइस? लिंक्ड लिस्ट। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। अब यहां से सफर शुरू हो चुका है 50 क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए आंसर। इन लिंक्ड लिस्ट ईच नोड कंटेन मिनिमम ऑफ 2 फील्ड्स। कह रहा है लिंक लिस्ट में हर एक नोड की 2 फील्ड होती हैं। वन फील्ड इज डेटा फील्ड टू स्टोर द डेटा। सेकेंड फील्ड इज, कह रहा है पहली फील्ड में डेटा स्टोर होता है, दूसरी फील्ड में क्या स्टोर होगा? पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू नोड, नोड या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है पॉइंटर टू नोड। यानी पहले में होता है डेटा और दूसरे में होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड या पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, जिससे अगली नोड कनेक्ट हो पाए उसके एड्रेस को रखता है, उसके पॉइंटर को कैरी करता है नेक्स्ट पार्ट। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, द ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्ज पैकेट इनटू स्मॉलर वन फॉर फिटिंग इनटू अ नेटवर्क इज कॉल्ड। एक नेटवर्क में फिट करने के लिए एक बड़े पैकेट को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है, इन्हें क्या बोलते हैं? तो बड़े पैकेट्स को छोटे पैकेट में कन्वर्ट करना या तोड़ना क्या कहलाता है गाइस? रीअसेंबली, फ्रेगमेंटेशन, असेंबली, सेगमेंटेशन या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इन्हें फ्रेगमेंट बोलते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर? कह रहा है OSI मॉडल की ऐसी कौन सी लेयर है जिसे एंड टू एंड लेयर के नाम से जानते हैं? और ये लेयर सिर्फ एंड टू एंड लेयर ही नहीं, बल्कि OSI मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर भी होती है। 7 लेयर्स में से ये लेयर कौन सी है? बिल्कुल सही, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, विच इज द लेयर 4th इन द OSI मॉडल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 4। 7 लेयर कौन कौन सी हैं एक बार देखिएगा। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। नेक्स्ट, लिंक्ड लिस्ट इज कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। बताइए, लिंक लिस्ट के केस में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो वेस्ट होती है या नहीं? लिंक लिस्ट के केस में मेमोरी की वेस्टेज होती है या नहीं होती? नहीं होती। बिल्कुल सही। तो लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर मेमोरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाता है, और यहां पर जो मेमोरी का एलोकेशन है वो डायनेमिक मैनर में किया जाता है। कैसा? डायनेमिक फैशन। सो द करेक्ट आंसर इज डायनेमिक। जबकि अगर हम बात करें एरे की, तो एरे के केस में होमोजीनियस होना चाहिए, वहां पर मेमोरी वेस्टेज की पॉसिबिलिटी है। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में मेमोरी वेस्टेज की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। कहीं भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को आपस में क्या करना होगा? लिंक कर देना होगा, है ना। जैसे एक होटल में 4 लोग गए, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, उस होटल में चारों अलग अलग भी बैठ सकते हैं, लेकिन उन चारों के बीच में एक लिंकिंग होनी चाहिए, है ना। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वेरी गुड। फाइल इन पाइथन इज ट्रीटेड एज सीक्वेंस ऑफ। कह रहा है पाइथन में जो फाइल्स होती हैं वो किसका सीक्वेंस होती हैं? बाइट्स का, बिट्स का, निबल का, कैरेक्टर का या ऑल ऑफ दीज का? बताइए फटाफट। हम जानते हैं कि पाइथन में फाइल हैंडलिंग होती है। पाइथन में जो अलग अलग फाइल्स होती हैं वो बेसिकली बाइट्स का सीक्वेंस है या बाइट्स का कलेक्शन है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सो द करेक्ट वन इज
sequence of bytes. Next, the C++ language is a dash object oriented language. मुझे आप बताइए कि C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? वेरी गुड। C++ सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में आती है, तो हम इसको सेमी भी बोल सकते हैं और पार्शियल भी बोल सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में सेमी दिया होगा तो सेमी होगा और पार्शियल दिया होगा तो पार्शियल होगा, है ना। ये दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में देखे जाते हैं। सेमी का मतलब कि ये है भी और नहीं भी, यानी कुछ है और कुछ नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड, ये प्योर नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल एक्सप्रेशन इन एसक्यूएल? कह रहा है इतने एक्सप्रेशंस आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से लीगल एक्सप्रेशन एसक्यूएल का कौन सा है? सोचिए। पहला कह रहा है सिलेक्ट नल फ्रॉम एम्प्लॉय, हो नहीं सकता क्योंकि सिलेक्ट के साथ में तो कॉलम का नाम आता है और फ्रॉम के साथ में टेबल का नाम, तो फ्रॉम एम्प्लॉय तो सही है लेकिन सिलेक्ट नल नहीं हो सकता, सिलेक्ट के साथ में कोई कॉलम का नाम होना चाहिए। दूसरे में कह रहा है सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है। सिलेक्ट नेम, नेम क्या है? किसी कॉलम का नाम है नेम। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय, तो ये तो सही है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी। अब यहां पर कंडीशन पूरी दी नहीं है, सैलरी ग्रेटर देन है, सैलरी स्मॉलर देन है, सैलरी इक्वल्स टू है, सैलरी नॉट इक्वल्स टू है, यहां कंडीशन इनकम्प्लीट है और सेमी कॉलन भी नहीं लगाया गया, तो इसका मतलब इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? इनवैलिड कंडीशन है। तो आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द वैलिड वन। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज हैं वो एंड होगी किससे? सेमीकोलन से, और सिलेक्ट में आएगा कॉलम का नाम, फ्रॉम में आएगा टेबल का नाम, वेयर के साथ में जो कंडीशन लगी होगी वो प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए, जैसे सैलरी इज लेस देन 2000, सैलरी इज लेस देन 50,000, सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, सैलरी इज इक्वल्स टू 50,000, सैलरी इज नॉट इक्वल्स टू 50,000, है ना। कोई भी कंडीशन हम यहां पर रख के एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को। वेरी गुड। नेक्स्ट, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। कह रहा है ये बताइए ऐसी कौन सी की है जो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, जो टेबल्स के रिलेशनशिप पर फोकस करती है, जहां एक से ज्यादा टेबल होती है और उन दोनों टेबल्स में कोई रिलेशन होता है। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, हैं आप टैलेंटेड, इसमें कोई शक नहीं। द करेक्ट आंसर इज फॉरेन की। हम जानते हैं फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में कम से कम 2 टेबल का होना जरूरी है। पहली टेबल में जो आईडी है वो प्राइमरी की होगी और वही आईडी दूसरी टेबल में फॉरेन की का काम करेगी, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। कह रहा है डेटाबेस में जो स्कीमा होता है उसे किस एसक्यूएल लैंग्वेज में लिखा जाता है? डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल या नन ऑफ दीज? डेटाबेस स्कीमा की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस बात करें या डेटाबेस को क्रिएट करने की बात करें, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी डीडीएल होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following algorithm has lowest worst case time complexity? कह रहा इनमें से ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जिसकी वर्स्ट केस है, लोएस्ट भी है, वर्स्ट केस भी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बताइए सबसे बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस एल्गोरिथम की होती है गाइस? इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही,
अगर आपने सॉर्टिंग पढ़ी अच्छे से तो आप जानते होंगे कि हीप सॉर्ट की जो एल्गोरिथम है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सबसे वर्स्ट केस की होती है, ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी की होती है। सो द करेक्ट आंसर इज हीप सॉर्ट, दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। कह रहा है पाइथन में डिक्शनरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, देख के बताइए। डिक्शनरी सही है या नहीं, इसका सिंटेक्स कैसे पता लगाएंगे आप? सबसे पहले तो डिक्शनरी के जो भी कंटेंट हैं वो करली ब्रैकेट में होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है करली ब्रैकेट का। क्या यहां पर करली ब्रैकेट लगे हैं? बिल्कुल लगे हैं। दूसरा, कीज और वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें की को रिप्रेजेंट करना है या वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो करली ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। जैसे जॉन 40, पीटर 45, है ना। यहां पर हम एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जॉन की एज 40 है, पीटर की एज 45 है। तो जॉन और पीटर क्या हो गया? की, और इनकी वैल्यूज क्या हो गई? 40 और 45। सिमिलरली 40 जॉन 45 पीटर, यहां पर भी हम एज को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहला वाला भी सही है क्योंकि करली ब्रैकेट का यूज है, दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला भी सही है डिक्शनरी के केस में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। डिक्शनरीज आर रिटन विद करली ब्रैकेट। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि पाइथन में डिक्शनरीज जिसका यूज मैचिंग के लिए किया जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर इसके डेटा को रखते हैं। हैविंग कीज एंड वैल्यूज, जहां पर कीज होंगी और उनकी वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल? कह रहा है इनमें से पाइथन टपल कौन सी है? बस आपको इतना याद रखना है कि टपल्स हमेशा किसमें क्लोज होता है गाइस? स्मॉल ब्रैकेट में। तो अगर स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है तो दैट शोज द टपल। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 2, ब्रैकेट 1, 2, 3, है ना। दैट इज द करेक्ट वन। तो आइए टपल के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे टपल्स आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। टपल्स को हमेशा राउंड वाले ब्रैकेट में या फिर स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में रखते हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव इन पाइथन? हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव इन पाइथन? पाइथन में कितने एक्सेप्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर? हम जानते हैं कि पाइथन में जब हम बात करते हैं किसकी? एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो वहां पर हम बात करते हैं एक्सेप्ट का, ट्राई के बारे में, है ना। तभी तो बात करते हैं क्योंकि ये ट्राई और एक्सेप्ट क्या है? पाइथन में एक्सेप्शन यानी एरर को हैंडल करने के तरीके हैं, है ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग के तरीके हैं। और यहां पर कितनी बार? मोर देन 0 टाइम्स, यानी कम से कम एक बार और एक से ज्यादा बार भी ये एग्जीक्यूट होता है। तो आंसर क्या होगा गाइस? मोर देन 0। दैट इज द करेक्ट वन। अब वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है ना। इट मे बी एनी वन बट इट मस्ट बी मोर देन 0। नेक्स्ट, अब यहां पर हमने आपको यह भी बता दिया है क्योंकि कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेते हैं कि पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के या एरर को हैंडल करने के लिए कितने कीवर्ड्स का यूज होता है। तो याद रखिएगा पाइथन में एरर या एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 5 कीवर्ड का यूज होता है। कौन कौन से? ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली और रेज। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, रेज। फिर से बोलिए मेरे साथ, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, रेज। याद रखिएगा इसको, है ना। यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। कितने हैंडलिंग कीवर्ड्स हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग के केस में? 5। इनमें से कौन सा एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड नहीं है? इनमें से कौन सा एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड है?
इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अ रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू, कह रहा है कंप्यूटर वायरस से क्या नहीं होता? डिस्क क्रैश हो जाती है, मदरबोर्ड क्रैश नहीं होता। मदरबोर्ड तो एक सर्किट बोर्ड होता है और इसमें कभी भी वायरस एंटर नहीं होता। करप्शन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं, वेरी ट्रू। फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, यस। क्या नहीं होता है? मदरबोर्ड खराब नहीं होता है, मदरबोर्ड का वायरस से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, a security tool to verify the authenticity of the message and claimed identity of the sender and to verify the message integrity is called, बताइए। कह रहा है ये एक सिक्योरिटी टूल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है कि ये जो पर्सन है, ये जो डेटा है, ये ऑथेंटिक है या नहीं, ये मैसेज ऑथेंटिक है या नहीं। इसके लिए किसका यूज किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का, जहां पे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। एक बॉब होता है, एक एलिस होता है ना? तो जो भेजता है डेटा उसे हम बॉब बोलते हैं और जो रिसीव करता है उसको हम एलिस बोलते हैं, या इसका वाइसी वर्सा भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इंक्रिप्शन की, डिक्रिप्शन की, क्रिप्टोग्राफी की, तो वहां पर जो एग्जाम्पल हम यूज करते हैं वो क्या है? बॉब और एलिस। ठीक, जैसे पर्सन एक्स, पर्सन वाई ना बोल के हम क्या बोलते हैं? बॉब और एलिस। नेक्स्ट, अ डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेकन collectively allow us to identify uniquely an entity in the entity set। क्या कह रहा है? एक बार फिर से देखिए, कह रहा है ये सेट है यानी कलेक्शन है वन और मोर एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम्स, ये कई सारे एट्रीब्यूट्स का क्या है? कलेक्शन है। दैट टेकन कलेक्टिवली, जिनको कलेक्टिवली लिया जाता है। allow us to identify uniquely an entity in the entity set, और उसमें से कई बार हम लोग प्राइमरी की को भी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को पिक कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सुपर की। इसे क्या बोलते हैं? इसे सुपर की बोलते हैं। सुपर की क्या होता है? आइए इस पर एक बार बात कर लेते हैं। सुपर की क्या है? जैसे हमने यहां पर लिख भी दिया है कि सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। ये एक कॉलम भी हो सकता है या एक से ज्यादा कॉलम्स का सेट हो सकता है। वन और मोर एट्रीब्यूट्स, एक या एक से ज्यादा कॉलम्स या एट्रीब्यूट का कलेक्शन, विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, जो यूनिकली उस रो को आइडेंटिफाई कर रहा है ना? दैट इज कॉल्ड अ सुपर की। जैसे आईडी, एम्प्लॉय की आईडी क्या है? सुपर की है। एम्प्लॉय का नेम क्या है? सुपर की है। एम्प्लॉय एज सुपर की है। एम्प्लॉय का फोन नंबर एक सुपर की है। आईडी और नेम अगेन सुपर की है। तो ये एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड सुपर की। समझ में आ गया गाइस? वेरी गुड। और कई बार हम इनको कंपोजिट फॉर्म में भी डील करते हैं, है ना? मैनी अ टाइम्स वी कैन डील इन द कंपोजिट मैनर ऑल्सो। और यहीं से हमें मिल जाती है कैंडिडेट की, यहीं से हमें मिल जाती है प्राइमरी की। समझ में आ गया? तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सुपर की। नेक्स्ट, इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स स्टेट द कंडीशन फॉर रो सिलेक्शन। कह रहा है बताइए एसक्यूएल स्टेटमेंट में इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट स्टेट द कंडीशन फॉर रो सिलेक्शन। मिल गया आंसर। हमने देखा कंडीशन, एसक्यूएल में कंडीशन किसके साथ में लगती है? वेयर क्लॉज के साथ। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सो एंड सो, वेयर एज इज ग्रेटर देन सो एंड सो। तो यानी कंडीशन के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? वेयर। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। सिलेक्ट के साथ में कॉलम्स का नेम, फ्रॉम के साथ में टेबल का नेम,
वेयर के साथ में वेयर सिटी इज इक्वल टू दिस वन, है ना, एक कंडीशन। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग BCNF। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो एक बड़े टेबल को छोटे टेबल में डिवाइड करना ही नॉर्मलाइजेशन होता है ना, डिवाइडिंग द लार्ज टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल्स, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जो डेटाबेस में क्या है, डुप्लीकेसी है, रिडेंडेंसी है, उसको मिनिमाइज कर पाए। टू मिनिमाइज द डुप्लीकेसी और रिडेंडेंसी ऑफ अ डेटाबेस, है ना, वी यूज नॉर्मलाइजेशन। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF, ये सब हमारे क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स हैं। कह रहा है इनमें से BCNF के लिए कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, बताइए। BCNF स्टैंड्स फॉर बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, सही है। BCNF इज एन एक्सटेंशन टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्या ये 3NF का एडवांस्ड फॉर्म है? बिल्कुल सही। कई बार इसको हम 3.5NF के नाम से भी जानते हैं, है ना, 3.5NF BCNF। बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पर बेस्ड है? बिल्कुल सही। क्या ये सारे स्टेटमेंट सही हो गए? क्या है? यस, ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, इन विच नॉर्मल फॉर्म वैल्यू इन ईच कॉलम इज एटॉमिक। किस नॉर्मल फॉर्म में हर एक कॉलम की जो वैल्यू है वो यूनिक है, वो एटॉमिक नेचर की है, वो सेपरेट आइडेंटिटी है? किसमें? 1NF में वैल्यू इन ईच कॉलम इज एटॉमिक, है ना, यही 1NF का फीचर है कि अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एलोब्रेट करके अलग अलग करके लिख दो। यानी एक टेबल को कई सारे टेबल्स में डिवाइड करना, है ना, ये 1NF ने किया, एटॉमिक इन नेचर। नेक्स्ट, व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ। कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होता है, सोचिए। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड, या ऑल ऑफ दीज। जब हम बात करते हैं RDBMS की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हम बात करते हैं किसकी? टेबल्स की, कई सारे टेबल्स या उनके बीच में रिलेशन की। सो द करेक्ट आंसर इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स दैट रिप्रेजेंट इन RDBMS। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? वेरी गुड। हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS। सबसे पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसने बनाया? एडगर F कॉड, चार्ल्स बैचमैन, चार्ल्स बैबेज, शेरॉन B कोड, या नन ऑफ दीज? बताइए। सबसे पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया चार्ल्स बैचमैन ने, तो ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ, क्रिएटर ऑफ फर्स्ट DBMS, चार्ल्स बैचमैन, ये है वो पर्सनैलिटी। अब फर्स्ट DBMS जो इन्होंने बनाया उसका नाम क्या है ये भी जान लीजिए, दैट इज IDS, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, दैट इज द फर्स्ट DBMS। सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? IDS। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम बताइए। इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, है ना, दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आया? नेक्स्ट, SQL वॉज डेवलप्ड बाई। अभी आपने देखा कि पहला DBMS किसने बनाया, अब आपको बताना है कि SQL जो डेटाबेस लैंग्वेज है ये किसने बनाई? डोनाल्ड डी चैम्बरलिन, रेमंड F बॉयस, बोथ ऑफ दीज, EF कॉड, या नन ऑफ दीज? EF कॉड तो RDBMS के फाउंडर है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया वो है EF कॉड। 12 नियम जिन्होंने दिए 0 से लेकर 12 तक वो हैं EF कॉड। लेकिन SQL डेवलप करने वाले हैं दो पर्सन, डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड F बॉयस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
बोथ ऑफ दीज, ये हैं डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और नीचे वाले हैं रेमंड एफ बॉयस। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सबसे बढ़िया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी है जिसका वेटिंग टाइम कम है, जो ऑप्टिमल रिजल्ट देती है। और हम जानते हैं कि जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है गाइस? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF, जो कहती है कि उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाओ जो सबसे कम समय लेगा, जिसका सीपीयू टाइम सबसे कम है उसको पहले एग्जीक्यूट करवाओ, है ना। दैट इज द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। वेरी गुड। डैश आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैकर्स, डैश को क्रैकर भी कहा जाता है। ग्रे हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, ब्लैक हैट हैकर को ही क्रैकर के नाम से जानते हैं, जो किसी सोर्स कोड को क्रैक करता है ना। दैट इज कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर या क्रैकर। नेक्स्ट, डिवाइसेस इन अ रिंग और मैश टोपोलॉजी आर यूजुअली कॉन्फ़िगर्ड इन अ रिलेशनशिप। मैश टोपोलॉजी जो कि सबसे बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है, एक ऐसी टोपोलॉजी जो मोस्ट रिलायबल है। और मैश टोपोलॉजी में जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है? पीयर टू पीयर रिलेशनशिप। वहां पर सभी नोड्स एक जैसी होती हैं, और पीयर का मतलब फ्रेंड, तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ना, हर एक दोस्त जरूरी होता है। तो वैसे ही यहां पर हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट, if you have to send multimedia data over a SMTP, it has to be encoded into, कह रहा है अगर आपको कोई मल्टीमीडिया डेटा भेजना है SMTP के ऊपर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे, तो हम जानते हैं कि SMTP एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो मेल को सेंड करने में मदद करती है, लेकिन SMTP सिर्फ और सिर्फ ASCII वैल्यू में ही डेटा को सेंड करती है। तो SMTP के साथ में क्या होगा? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। ASCII कोड भी कह सकते हैं, ASCII भी बोल सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा वो बोली। नेक्स्ट, among these which is not the layer of TCP/IP मॉडल, हम जानते हैं कि नेटवर्किंग के दो मॉडल्स हैं। पहला वाला मॉडल है TCP/IP मॉडल और दूसरा मॉडल है OSI मॉडल। तो TCP/IP मॉडल में नंबर ऑफ लेयर्स कितनी थी? शुरुआत में 4, आगे चलकर बढ़ा दी गई, अब हो गई 5। कौन सी लेयर नहीं है? 2 लेयर्स TCP/IP मॉडल में नहीं है जो कि OSI मॉडल में है, और वो 2 लेयर कौन सी हैं? सेशन और प्रेजेंटेशन। सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर TCP/IP मॉडल में एब्सेंट हैं और OSI मॉडल में प्रेजेंट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? सेशन लेयर गिवन है, दैट इज द करेक्ट वन, है ना। हमने लिख भी दिया है सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर एब्सेंट इन द TCP/IP मॉडल। तो 7 में से 2 कम हो गई, कितनी बची? 5। ये रहा इसका कि ये लेयर्स कौन कौन सी हैं। पहले के समय में लेयर्स कितनी थी? 4। लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जहां पर लिंक लेयर को नेटवर्क लेयर के नाम से भी जानते थे, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। अब कौन सी हो गई है? अब OSI मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखें अपडेटेड वन, तो फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। समझ में आ गया गाइस? वेरी गुड। दिस मेमोरी इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू दी CPU। यह मेमोरी CPU के बहुत करीब स्थित होती है। सबसे करीब कौन सी है? रजिस्टर, कैशे, रैम, रोम या ऑल ऑफ दीज? कई बार ये क्वेश्चन आता है
कि सीपीयू के अंदर कौन सी है, तो आंसर होगा रजिस्टर। द मेमोरी विच इज इनसाइड द सीपीयू, है ना, दैट इज रजिस्टर। एंड द मेमोरी विच इज वेरी क्लोज टू द सीपीयू, दैट इज कैशे, दैट इज कैशे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। फास्टेस्ट कौन सी है, रजिस्टर। सेकंड फास्टेस्ट कौन सी है, कैशे। थर्ड फास्टेस्ट कौन सी है, रैम। क्लियर, वेरी गुड। द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट इज, बताइए। कह रहा है ये एक बेसिक लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट जो सर्किट क्रिएट करते हैं, जिसका आउटपुट इनपुट का पूरक है, इन्वर्टर है ना। पूरक का मतलब 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट वन इज नॉट गेट या फिर इन्वर्टर गेट। 0 इनपुट आउटपुट 1, इनपुट 1 आउटपुट 0, है ना, दैट इज कॉल्ड नॉट गेट या दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर गेट। समझ में आया, वेरी गुड। फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इज परफॉर्म्ड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में डेटा को फ्लो करना, एरर को कंट्रोल करना, ये काम कौन सी लेयर करती है। एरर को मैनेज करना, एरर को कंट्रोल करना, एरर होने से रोकना, ये सारा काम डेटा लिंक लेयर का है, जो कि सेकंड लेयर है ओएसआई मॉडल में। सो द करेक्ट आंसर इज डेटा लिंक लेयर। समझ में आ गया। अब डेटा लिंक लेयर जो होती है वो 2 सब लेयर में डिवाइडेड होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर कौन कौन से हैं। वेरी गुड। पहला है एलएलसी, ऊपर वाली लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली जो आपकी लेयर है वो कौन सी है, मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, है ना। तो इन 2 लेयर्स में आपकी डेटा लिंक लेयर डिवाइड होती है। नेक्स्ट, which of these standard is used to define ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क। ईथरनेट आधारित नेटवर्क को परिभाषित करने के लिए इनमें से किस मानक का उपयोग किया जाता है। ईथरनेट का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 802.3 ये ईथरनेट को डिफाइन करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क को एक तरीके से डिफाइन करता है, तो दैट इज 802.3। 11 वाईफाई का है, 15 पर्सनल एरिया नेटवर्क का है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वेव्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वायरलेस माउस टू कम्युनिकेट। इनमें से किस तरंग का उपयोग वायरलेस माउस द्वारा संचार करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है, बताइए। वायरलेस माउस है या वायरलेस कीबोर्ड, रिमोट हो या कोई भी वायरलेस की चीज, इनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो इंफ्रारेड वेव्स की मदद से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज इंफ्रारेड वेव्स। वेरी गुड। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मैनी बिट। आईपी एड्रेस 2 तरीके के होते हैं, एक IPv4, एक IPv6। IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का एड्रेस है। सो द करेक्ट आंसर इज 128 बिट, है ना, ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज्ड टू सिक्योर HTTP कनेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज की जाती है, इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए यूज की जाती है, सिक्योर HTTP कनेक्शन के लिए? क्या होगा आंसर? SSL भी हो सकता था, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, लेकिन इसका एडवांस आ चुका है। और SSL का एडवांस क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करने वाली TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट, बताइए, व्हाट आर दी स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड
that ensure form completion and providing of animation on a web page। कह रहा है छोटी एप्लीकेशन है जिसका काम क्या है, किसी भी फॉर्म को कंप्लीट करना और एनिमेशन को प्रोवाइड करना। ये कौन करता है? ये करते हैं फ्लैश। दिस इज कॉल्ड फ्लैश। स्मॉल एप्लीकेशंस that are mainly used for the form completion or for the animation purpose, जैसे फ्लैश प्लेयर्स है ना। पहले के समय आप जानते हैं कि फ्लैश प्लेयर्स चला करते थे, तो आंसर क्या होगा फॉर फॉर्म कंप्लीशन? फ्लैश प्लेयर या फ्लैश। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज। बहुत आसान, डेटा के डुप्लीकेशन को क्या बोला जाता है? डेटा रेपिटेंस, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटाबेस या नन ऑफ दीज? वेरी गुड। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। और हमारा मकसद क्या होता है डेटाबेस में? डेटा रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को मिनिमाइज करना, कि डेटा डुप्लीकेट कम से कम हो, इस पर फोकस करना। यही मेन ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस को क्रिएट करने का। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर वीपीएन सोल्यूशन? वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन में यूज होने वाली जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? पीपीटीपी, पीपीपी, L2TP, स्लिप या नन ऑफ दीज? वेरी इंपॉर्टेंट वन। और हम जानते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में जो प्रोटोकॉल यूज होती है, एक टनल से होकर डेटा को गुजारा जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज कॉल्ड पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ये हमारे डेटा को पूरी तरीके से सुरक्षित रखती है पीपीटीपी। समझ में आया? वेरी गुड। व्हेन अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन अ क्रिटिकल सेक्शन, जब किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट किया जाता है, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड, तो उस समय एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। दिस इज कॉल्ड, व्हेन अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन अ क्रिटिकल सेक्शन, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन देयर क्रिटिकल सेक्शन इज कॉल्ड। यानी जब एक प्रोसेस ही एक रिसोर्स को मिलेगा, वन रिसोर्स वन प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि तब तक दूसरा प्रोसेस इंटरफियर ना करे जब तक पहला प्रोसेस पूरा कंप्लीट ना हो जाए, है ना। इसे क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यानी एक प्रोसेस एक रिसोर्स, वन रिसोर्स ओनली वन प्रोसेस, और यही तो लड़ाई की जड़ है। इसी से तो क्रिएट क्या होगा? दिस विल डेवलप अ डेडलॉक कंडीशन। तो डेडलॉक कंडीशन होने के लिए किस किस का होना जरूरी है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेमिशन, सर्कुलर वेट, इनका होना जरूरी है। तो याद रखिएगा, डेडलॉक कंडीशन क्या है? कि रिसोर्स प्रोसेस को ऑक्युपाई करके बैठा है और उसे दूसरे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसे दूसरे की रिक्वायरमेंट है, वो पहला वाला छोड़ नहीं रहा, तो दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक की, यानी वन प्रोसेस वन रिसोर्स। नो प्रेमिशन, कोई छीना झपटी नहीं होनी चाहिए। होल्ड एंड वेट, एक प्रोसेस को मैं होल्ड करके बैठा हूं और दूसरे का वेट कर रहा हूं, ये कंडीशन। और सर्कुलर सेट या सर्कुलर वेट, सर्कुलर होना चाहिए ये वेट, यानी कभी खत्म ना होने वाला, इनफाइनाइट, सर्कुलर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। दिस टाइप कंडीशन इज कॉल्ड डेडलॉक कंडीशन। और डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं टू अवॉइड अ डेडलॉक, डेडलॉक अवॉइडेंस, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर? कह रहा है बताइए, पीएलसी में प्रोसेस लाइफ साइकिल में
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, मिडिल टर्म शेड्यूलर होता है, डिस्पैचर होता है। तो इसमें से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? किसी भी प्रोसेस को रैम में सिलेक्ट करने का काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। तो इसका मतलब सिलेक्शन का काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का कि किस प्रोसेस को सिलेक्ट करें जो कि सीपीयू में जाकर एग्जीक्यूट हो। तो इट मींस इट सेलेक्ट which process has to be executed next and allocate to the CPU, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। समझ में आया? नेक्स्ट, among these which programming language is object oriented language, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी प्लस प्लस है, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। सी शार्प भी है, पाइथन भी है, पीएचपी भी है, विजुअल बेसिक भी है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को, ऊप्स के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने वाली हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, इट इज एन इंटरमीडिएट कोड फॉर द पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन में जो इंटरमीडिएट कोड होता है उसे क्या बोलते हैं? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड, बाइट कोड। तो हम जानते हैं कि पाइथन वर्चुअल मशीन बाइट कोड को जनरेट करती है। इसमें पहले कंपाइलर का यूज होता है, फिर इंटरप्रेटर का। कंपाइलर हिडन होता है यहां पर, और इंटरप्रेटर लैंग्वेज की वजह से इसे इंटरप्रेट लैंग्वेज भी बोलते हैं, और यहां पर बाइट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट वन इज बाइट कोड, जो किसी भी प्लेटफॉर्म को मशीन इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करता है ना, दैट इज कॉल्ड बाइट कोड। नेक्स्ट, अ NAND गेट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग डैश लॉजिक गेट ऑपरेशन। NAND गेट जो कि एक यूनिवर्सल गेट है, NAND और NOR ये दो गेट आपके ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो कह रहा है NAND गेट कैपेबल है किस तरीके के लॉजिक गेट्स ऑपरेशन? सभी तरीके के। एंड और नॉट ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है NAND गेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग इन HTML5 इज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का लेटेस्ट जो वर्जन है वो 5 है। तो HTML5 किस तरीके की कैरेक्टर इनकोडिंग पर काम करती है? एंड द करेक्ट आंसर इज UTF-8। ये है आपका HTML5 जिस कोडिंग कैरेक्टर या जिस इनकोडिंग का इस्तेमाल करती है वो है UTF-8, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। UTF का मतलब यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के फाउंडर कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने डेवलप किया? वेरी गुड, जॉन मैकार्थी। डेवलप्ड बाय मिस्टर जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट, among the given options which search algorithm requires less memory। कह रहे नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कम मेमोरी ऑक्युपाई करती है, जो लेस मेमोरी जिसको रिक्वायर होती है? ऑप्टिमल सर्च, DFS, BFS, लीनियर सर्च या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं सबसे कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS केस में होती है ना। इसमें सबसे कम मेमोरी हमारी कंज्यूम होती है, सबसे कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट DFS केस में होती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर AI। कह रहा है इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है
जो कॉमनली यूज नहीं होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अगर हमें रोबोट बनाना है, हमें मशीन डेवलप करनी है, हमें एआई पर काम करना है, तो लिस्प बहुत फेमस है, लिस्ट प्रोसेसिंग। प्रोलॉग बहुत फेमस है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। पाइथन भी फेमस है एआई के लिए, आईओटी के लिए, लेकिन पर्ल नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट। पर्ल इज नॉट यूज्ड फॉर एआई पर्पस। करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज फ्लोर डिवीजन इन पाइथन? पाइथन में फ्लोर डिवीजन का सिंबल कौन सा है? पहला वाला सिंबल फ्लोर डिवीजन को बता रहा है। फ्लोर डिवीजन का मतलब कि जो भी रिजल्ट आएगा उसे इंटीजर फॉर्मेट में या रियल नंबर में लिखेंगे और पॉइंट्स के आगे वाला छोड़ देंगे, है ना। दैट इज कॉल्ड अ फ्लोर डिवीजन। जैसे 9 को अगर 2 से फ्लोर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? हम जानते हैं कि इसका आंसर 4.5 आएगा, है ना, लेकिन यहां पर हम पॉइंट वाले नंबर को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 इज द राइट वन। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज स्टैंड अपोजिट टू फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कह रहा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें या फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें, इसका अपोजिट कौन सा है? प्रोप्राइटरी, सेकेंडरी, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, बोथ 1 एंड 3, या ऑल 1, 2 एंड 3? ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है। इसका उल्टा क्या होगा? जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है यानी क्लोज्ड सोर्स है, यानी प्रोप्राइटरी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन, बोथ 1 एंड 3। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following refers to stealing one's idea or invention of other and use it for their own benefit? कह रहा है इनमें से कौन सा रेफर कर रहा है किसी के आइडिया को चुराना हो, किसी के आइडिया जो दूसरे ने क्रिएट किया उसको चुराने का तरीका स्टीलिंग वंस आइडिया, और इन्वेंशन किसी दूसरे की इन्वेंशन को चुराना, ये किसके अंदर आता है? पायरेसी, यस, एक क्राइम है। प्लैगरिज्म, यस। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर की मदद से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि ये कंटेंट कहां से कॉपी पेस्ट किया गया है ना। वेबसाइट है प्लैगरिज्म की, उसके थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि ये कंटेंट सामने वाले ने किस वेबसाइट से या किस ब्लॉग से कॉपी किया है, ये प्लैगरिज्म दे देगा, है ना। तो इसका मतलब पायरेसी, प्लैगरिज्म और आईपीआर, ये तीनों आएंगे आपके स्टीलिंग वंस आइडिया और इन्वेंशन के केस में। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? बहुत फेमस क्वेश्चन है। ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? कंपनी की बात करें तो एरिक्सन, मार्टिन कूपर, ये कौन है? मोबाइल फोन के फाउंडर। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, है ना। तो यहां पर एरिक्सन कंपनी ने ही ब्लूटूथ का कॉन्सेप्ट रिलीज किया था, तो आंसर क्या होगा? एरिक्सन। जबकि अगर पर्सन पूछे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ पर्सन के रिस्पेक्ट में और एरिक्सन ना गिवन हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? जाप हार्टसन। ये इन्होंने ब्लूटूथ का कॉन्सेप्ट दिया। ही इज नोन एज द इन्वेंटर और फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, मिस्टर जाप हार्टसन। क्लियर है? याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो 50 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए हैं। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आने जा रहे हैं बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत प्यारे क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। बताइए, द फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट इज बिल्ट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहा है अगर हमें किसी वेबसाइट को डेवलप करना है, उसके फ्रंट एंड को बनाना है, तो हम किसकी मदद से बनाएंगे? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL या ऑल ऑफ दीज? किसकी मदद से नहीं बनाएंगे, है ना। यानी इसमें से कुछ ऑप्शंस तो करेक्ट हैं
लेकिन कोई एक ऑप्शन इनकरेक्ट है ना, वो क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, डेटाबेस के आर्किटेक्चर को कैसे व्यू किया जाता है, कितने लेवल का व्यू है आपको शायद पता है। आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, वेरी गुड, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 1 लेवल, 3 लेवल, 2 लेवल, 4 लेवल या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हेन अ सिग्नल ट्रेवल थ्रू अ मीडिया लॉस इन एनर्जी इज कॉल्ड, जब कोई सिग्नल जो है वो किसी मीडिया से ट्रेवल करता है तो वो अपने सिग्नल को कई बार डाउन कर देता है। सिग्नल का डाउन होना या एनर्जी का कम होना, इसे क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन, नॉइज, एटेन्युएशन, लेटेंसी या ऑल ऑफ दीज। अगर आपने प्रीवियस सेशंस अच्छे से देखे होंगे तो इन तीनों के आंसर्स आपको पता होंगे। मुझे फटाफट से बताइएगा कि सर इन तीनों के आंसर्स क्या हैं और आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोर्स से एनरोल करना चाहते हैं तो इस कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी का होना, एक परफेक्ट कंटेंट का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। एग्जाम के टाइम पर पीडीएफ से रिवाइज कर पाए, ये बहुत जरूरी है। और मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ के। हर एक के अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होंगे तो एग्जाम में कितना भी टफ क्यों ना पूछें, कितना भी टफ क्यों ना पूछें, हमें पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है। तो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने के लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के लिए आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, वहां आपको ये मिल जाएगा। बिल्कुल कनेक्ट होइएगा जरूर से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।